नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स के इस लाइव सेशन में आजकल हम क्लास 12th फिजिक्स का 14th चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये हमारे मॉडर्न फिजिक्स में आज हम ये दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। और आज के वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेज अर्धचालक, जिसे हम इंग्लिश में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। हमने जैसा कि आप लोगों को बताया है पहले ही कि ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं, या तो आपको ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, या फिर सेमीकंडक्टर से। और यहाँ से कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में 100% पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएँ उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो दोस्तों, यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है सीधी बात नो बकवास की, तो वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ये है कि जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होंगे। तो उसकी अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी, कहाँ पर कैसे आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सेशन होगा वो कैसे आपको मिलेगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी आज की जो क्लास है उसे हम शुरू करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो बात तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन हाँ, इससे पहले आप लोग हमें ज़रूर बता दीजिए कि क्या आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। यदि ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो हम आगे कंटिन्यू कर दें। चलिए कमेंट सेक्शन में हमें जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, और जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं वो लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए शेयर करते रहिए, और हम शुरू करेंगे आज के अपने टॉपिक्स में नेज अर्धचालक। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ नेज अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक आपको पहले भी बताया गया कि जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कड़ी होती है, यानी अचालक और कुचालक के बीच का जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, अर्धचालक। जिसमें हमने आप लोगों को दो एग्जाम्पल्स बताए हैं, एक सिलिकॉन का और एक जर्मेनियम का। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे पदार्थ या ऐसे अर्धचालक जो शुद्ध अवस्था में होते हैं उन्हीं को नेज अर्धचालक कहा जाता है। सीधे शब्दों में एक लाइन में आप इसकी परिभाषा आप कह सकते हैं कि ऐसे अर्धचालक जो शुद्ध अवस्था में होते हैं उन्हें हम नेज अर्धचालक कहते हैं। और अगर अशुद्धि हो भी तो इतनी कम हो कि इसकी कोई वैल्यू ना हो। आप समझिएगा इस बात को। सोचो कि अगर एक बोरा चावल ले लें और उसमें एक दो कंकड़ मिला दें, तो क्या आप लोगों को वो लगेगा कि बोरे का जो चावल है वो अशुद्ध हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि एक दो कंकड़ आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको नेज अर्धचालकों में से अशुद्धियों को निकालना नहीं है, ठीक है, ना ही निकाल फेंकना है। पर इतना समझने के लिए है कि अगर ढेर सारे पदार्थ में एक छोटा सा पदार्थ डाल दिया जाए तो वह अशुद्ध नहीं कहलाता है, वह भी एक तरह से शुद्ध ही माना जाता है। तो अगर अर्धचालकों में अशुद्धि हो भी तो 1:10⁸ के अनुपात में हो, तब भी वह क्या कहलाएगा, नेज अर्धचालक कहलाएगा, या शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालकों को ही हम क्या कहते हैं, नेज अर्धचालक कहते हैं। अब यहाँ पर एक अनुपात बताया गया है कि अगर 1:10⁸ का अनुपात हो, किसमें, अशुद्ध, यहाँ पर क्या है, अन्य परमाणु, एक परमाणु क्या हो, अन्य परमाणु अनुपाते अर्धचालक के परमाणु।
अर्धचालक का परमाणु। यदि अर्धचालक के परमाणुओं और अन्य परमाणुओं में 1:10⁸ का अनुपात हो, यानी 10⁸ अर्धचालक के परमाणुओं में एक कोई अन्य परमाणु शामिल हो तो वह भी निज अर्धचालक कहलाता है। और हमने आप लोगों को पहले ही बताया, इतने परमाणुओं में अगर एक परमाणु कहीं मिल जाता है तो हम मान सकते हैं कि वह बहुत ज़्यादा अशुद्ध नहीं है, वह भी क्या माना जाएगा, शुद्ध ही माना जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शुद्ध अर्धचालक को ही हम क्या कहते हैं, निज अर्धचालक कहते हैं। अब हम इसके संरचना की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर, आखिर निज अर्धचालकों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले हम बात करेंगे इसकी क्रिस्टलीय संरचना की, इसके क्रिस्टलीय संरचना की। तो यहाँ पर लिखते हैं क्रिस्टलीय संरचना। क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है, समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है, समचतुष्फलकीय। इस तरह से ये एक फलक नीचे, इधर इधर और पीछे, कुल मिलाकर कितने होंगे, 4 फलक होंगे। और ऐसी संरचना को आप क्या बोलते हैं, समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय। तो निज अर्धचालकों की जो क्रिस्टलीय संरचना होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि निज अर्धचालकों की जो क्रिस्टलीय संरचना होती है वो कैसी होती है, तो आप बताएंगे क्या, समचतुष्फलकीय होती है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसी होती है, यहाँ पर आप जर्मेनियम या सिलिकॉन ले सकते हैं। हम यहाँ पर जर्मेनियम ले रहे हैं। जैसे एक जर्मेनियम का अगर कोई अर्धचालक पदार्थ हमने लिया तो उसमें ढेर सारे परमाणु होंगे, तो हम एक एक परमाणुओं की बात करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि जर्मेनियम में कई सारे परमाणु हैं। एक जर्मेनियम यहाँ पर हमने बनाया, एक जर्मेनियम यहाँ पर, एक जर्मेनियम यहाँ पर। इस तरह से हम जर्मेनियम के कुछ परमाणु बना लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि अर्धचालक जो होते हैं उनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं हम लोग। जो सिलिकॉन है वो आप जानते हैं परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है, 14। और हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये होता है 1s2, फिर 2s2 और दूसरे कक्षक में 2p6 होता है। तो 6, 2, 8, 2, 10। उसके बाद क्या होता है, हम ये जानते हैं, दूसरा कोष भर जाएगा, फिर हम क्या करेंगे 3s2 और यहाँ पर आएगा 3p2 आएगा, ठीक है। 3p क्या हो जाएगा, 2। अब आप देखिए यहाँ पर 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 2, 14। तो आप देख रहे हैं कि पहला कोष पूरी तरह से 2 भरा हुआ है और दूसरे कोष्ठ में क्या है, दूसरे कोष में 8 भरा हुआ है। और ये हमारा क्या है, तीसरा कोष है जिसमें केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन में बाह्य कोष में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता है कि ऐसे पदार्थ जिनके बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धचालक, क्योंकि ये डुअल नेचर के होते हैं, ठीक है। कि मतलब जैसे जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला। लेकिन जो दे भी सकता है, ले भी सकता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। तो इस प्रकार से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और इसमें बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 4। हालांकि हमने इसे सिलिकॉन का किया है। और जर्मेनियम किस नंबर पर है, 32। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर सकते हैं। आप जानते हैं 1s2, 2s2 और 2p6, फिर होता है 3s2 और 3p6, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर
ये हो जाएगा 2, 2 4, 6 10, 2 12, 12 6 18 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा है। उसके बाद फिर हम करते हैं 4s2 नहीं p, यस p, उसके बाद d होता है 3d, d में कितना होता है 10, और उसके बाद 4s2 और उसके बाद 4p2 हो जाएगा। ज़रा चेक करेंगे 2 2 4 6 10, 10 2 12, 6 18, 10 28, 2 30, 2 32, तो परमाणु क्रमांक पूरा हुआ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, पहला कोष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कोष क्या है 18 है, 10 6 16 2 18, और चौथे कोष में हमारे पास कितने हैं, केवल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कोष में रहेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉनों को दिखा सकते हैं इस प्रकार से। इस तरह से आप सब जगह बना दीजिए। और ये क्या करते हैं, क्रिस्टलीय संरचना जब होती है तो अगर परमाणु पास पास हैं तो ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध। जानते हैं सभी परमाणु अपने बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं या अपने कोष को कुल मिलाकर भरे रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर इस जर्मेनियम के परमाणु को पूरा करना है तो ये इससे साझा कर लेगा, ये इससे साझा कर लेगा, ये यहाँ से साझा कर लेगा, ये यहाँ से साझा कर लेगा। इस प्रकार से सभी क्या होंगे, एक साझा कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर साझा कर सकते हैं। अब आप जो बाह्य इलेक्ट्रॉन हैं वो भी साझा करेंगे। यहाँ पर जो परमाणु होगा इससे यहाँ पर इस तरह से ये साझा इधर से कर लेंगे, इधर से आप ऐसे बना दीजिए। इस तरह से जो भी आगे परमाणु होगा इनसे क्या कर लेंगे, ये साझा कर लेंगे। तो ये होती है इलेक्ट्रॉनिक संरचना किसकी, निज अर्धचालक की, क्योंकि ये शुद्ध अवस्था में है। अब आप जानते हैं कि सामान्य अवस्था में तो ये अर्धचालक ही होते हैं, चालक की भांति ही कार्य करते हैं। लेकिन यदि हम इसमें कुछ अशुद्धि मिला दें या हम इसको ताप दे दें, कोई प्रक्रिया अगर इसमें से कुछ करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब अगर यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर पहुँच गया तो ये वाला जगह क्या होता है, खाली हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है या यहाँ पर खाली हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पर धन आवेश बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटर, कोटर या होल कहते हैं। कोटर या क्या कहते हैं, होल। यह कोटर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की ही भांति व्यवहार करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जो कोटर होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलेगा वो जगह खाली हो जाएगी। अब वह जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। और जो धनावेशित जगह है उसे हम कोटर या होल कहते हैं। होल मतलब छिद्र हो जाएगा और ये धनावेश की तरह व्यवहार करेगा। यह भी जो कोटर या होल होते हैं, यह भी जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं, ये भी क्या करता है, कोटर भी यहाँ से वहाँ पर जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कैसे बदलेगा ये बात यहाँ समझेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यह इलेक्ट्रॉन पास के किसी परमाणु के द्वारा साझा कर लेगा या किसी इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, विपरीत बल लगाएगा, प्रतिकर्षण, तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ कोटर बन जाएगा। फिर ये किसी को रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, रिपेल करेगा, वो वहाँ से निकलेगा तो वहाँ भी क्या होगा, होल बन जाएगा। इस प्रकार से एक भी इलेक्ट्रॉन यदि इस पूरे पदार्थ में डिस्टर्ब हुआ, एक भी इलेक्ट्रॉन, तो वह अन्य इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करके वहाँ भी होल बनाता जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि होल की जगह चेंज होती रहेगी, अर्थात वह होल इस पदार्थ में जगह जगह पर बनता रहेगा। यानी होल भी क्या होंगे, इस पूरे पदार्थ में
मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा नेज अर्धचालक। दोस्तों कंसेप्ट अच्छे से समझिएगा, वरना बातें आगे समझ में नहीं आएंगी। ये था हमारा नेज अर्धचालक की परिभाषा। साथ में नेज अर्धचालक में अशुद्धि मिल सकती है तो कैसे मिल सकती है, इसकी क्रिस्टलीय संरचना और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना बना दिए हैं। अब हम समझेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर जो नेज अर्धचालक होते हैं वो क्या होते हैं। तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए कर लिया, हाँ ले लो भाई। धीरे धीरे समझेंगे, धीमे 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 से चैप्टर को है पूरा करना और परीक्षा में अच्छे नंबर है लाना। पर अब आप लोग धीमे धीमे नहीं पढ़ेंगे बल्कि स्पीड से पढ़ेंगे, है ना। स्पीड पढ़िए क्योंकि टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू ही होने वाले हैं और ढेर सारे स्टडी आप लोगों को करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर। अब नेज अर्धचालक ही हमें समझना है। अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है नेज अर्धचालक का, हमने मिटा दिया था, तो फिर से लिखेंगे। नेज अर्धचालक को ही हम व्याख्या करेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर। ऊर्जा बैंड के आधार पर नेज अर्धचालक कैसे होते हैं। ऊर्जा बैंड आप जानते हैं कैसे बनाते हैं हम। ऊर्जा बैंड में इस प्रकार से होता है। ये हमारा क्या है, चालन बैंड। ये क्या है, चालन बैंड। और ये जो निचला स्तर होता है इसी को हम EC से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से यहाँ पर भी एक बनाएंगे। ये हमारा क्या होता है, संयोजी बैंड। संयोजी बैंड। और यहाँ से क्या होता है, ये एनर्जी गैप होता है ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। और आप जानते हैं संयोजी बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे रहते हैं। और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो सामान्य अवस्था में जब परम शून्य ताप होता है, यानी परम शून्य ताप क्या होता है, जैसे कमरे का कोई नॉर्मल टेम्परेचर है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन पर जो नेज अर्धचालक होते हैं वो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। कुचालक की भांति। अभी परम शून्य ताप पर ये क्या होगा, कुचालक की ही भांति व्यवहार करेगा जब हम इसमें ताप में वृद्धि करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने। यदि हम इस नेज अर्धचालक को ताप दे दें तो क्या होगा, यह इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगी। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन की व्याख्या करने के लिए तापानिक उत्सर्जन, वैद्युत उत्सर्जन और साथ में द्वितीयक उत्सर्जन, फिर और क्षेत्रीय उत्सर्जन का हमने इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर हम तापानिक उत्सर्जन की बात कर रहे हैं। यदि हम ताप बढ़ा दें तो क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में आते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इसे एक बार। ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड है और ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड है ना, वैलेंस एनर्जी बैंड है। ये आपका चालन बैंड है। चालन बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं। भाई इसका पेट तो भरा हुआ है, इसके बाद ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं। फिर क्या होता है कि जब हम ताप बढ़ाते हैं, ये आपका क्या है, एनर्जी गैप है। जब हम ताप देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऊर्जा पा जाते हैं और अपनी उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। और जब ये ऊर्जा पाते हैं तो यहाँ से निकल कर ये क्या होते हैं,
चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आए और ये इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच गए इस प्रकार से, ठीक है। जब इसमें पहुंचेंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हट जाएगा। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पर क्या होगा, होल हो जाएगा, धनावेश हो जाएंगे। इस प्रकार से जितने जगह से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वहाँ पर क्या बन जाएगा, इस तरह से होल बन जाएगा, जिन्हें हमने बताया है आप लोगों को कोटर या होल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। ये भी हमने आप लोगों को बताया है, धनावेश की तरह व्यवहार करते हैं और ये भी क्रिस्टल में या जो क्रिस्टल होता है उसमें तेजी से भ्रमण करते रहते हैं और आवेश वाहकों का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम नेज अर्धचालक को समझ सकते हैं। हम ऊर्जा बैंड के आधार पर भी बता चुके हैं और साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर भी बताया गया है। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम आप लोगों को एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को बताएंगे। एन और पी टाइप का सेमीकंडक्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग तैयार रहेंगे, बेसब्री से इंतज़ार रहेगा हमारा भी, और आपको भी उस लेक्चर का इंतज़ार होना चाहिए क्योंकि वो टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।